नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित धीरेन्द्र मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल देहाती मैथ विद पंडित सर में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर कक्षा 9th का एग्ज़ामिनेशन करीब आ गया है, उसका मॉडल पेपर जारी करिए। तो आज जो है क्लास 9th का फिजिक्स का मॉडल पेपर जो है जारी कर रहे हैं, कक्षा 9th का फिजिक्स, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपसे चर्चा किया जाएगा और आशा रहेगी कि ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ामिनेशन में अधिकतर पूछे भी जाते हैं। तो आइए, कुछ सवाल हैं आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए, जिसमें पहला सवाल है सही विकल्पों को चुनें। जिसमें पहला सवाल है आपका अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। जिस पे 4 विकल्प हैं। पहला है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे विस्थापन, क्या ये अदिश राशि है? क्यों? अगर किसी वस्तु को यहाँ से ला के यहाँ पर विस्थापित किया जाएगा तो कोई ना कोई दिशा का पता चल रहा है। विस्थापन किसी न किसी दिशा में होता है, तो विस्थापन तो अदिश राशि नहीं है। वेग, गाड़ी काफ़ी वेग से जा रही थी, तो वेग क्या है कि चाल परिवर्तन की दर को तो त्वरण कहते हैं। वेलोसिटी जो वेग होता है, वेग से भी तो हमको दिशा का पता चल रहा है। त्वरण, एक्सीलरेशन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो एक्सीलरेशन या त्वरण भी अगर कहीं होता है तो किसी न किसी दिशा में ही होता है। तो इन तीनों राशियों से तो हमें दिशा का पता चल रहा है। दिशा का पता हमें किस में नहीं चल रहा है? तो इस समय में नहीं चल रहा है। तो समय क्या है? आपका एक अदिश राशि है। ठीक है, तो समय आपकी अदिश राशि है। इसी प्रकार से आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल आपका है सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है? तो भाई, मापन की तो 4 प्रणालियां होती हैं। एक होता है सीजीएस, दूसरा होता है एपीएस, तीसरा होता है एमकेएस और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसको हम सभी लोग या पूरे विश्व में जिसको लागू किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय एसआई प्रणाली। लेकिन सवाल क्या पूछा है कि सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन तो भाई बल का मात्रक है, जरूर है बल का मात्रक, लेकिन सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक नहीं है ये। एम्पियर, विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है। टन क्या है? द्रव्यमान बता रहा है। तो ये आपका जो चौथा विकल्प डाइन है, सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या है? सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन है। इसी प्रकार से आपका अगला जो सवाल है, चौथा प्रश्न है 1 माइक्रोन बराबर है। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर है? 10 की घाते -12 मीटर, 10 की घाते -10 मीटर, 10 की घाते -6 मीटर और लिखा इनमें से कोई नहीं। तो 10 की घाते जो -12 मीटर होता है, इसको एक एंगस्ट्राम बोलते हैं, एंगस्ट्राम, और कुछ पिको फैरेड वगैरह भी होते हैं। तो 1 माइक्रोन की बात किया गया कि 1 माइक्रोन किसके बराबर है? तो इसका सही जवाब होगा 10 की घाते -6 मीटर, अर्थात 1 माइक्रोन 10 की घाते -6 मीटर के बराबर है। अगला सवाल आपका है, आपका चौथा है सवाल है घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो अब इसमें 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और पूछा गया है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो पहला विकल्प है किलोग्राम मीटर क्यूब, दूसरा है ग्राम बटा मीटर, तीसरा है किलोग्राम बटा मीटर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो सकता है। तो इसको बताने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का मात्रक जो है उसको आप किलोग्राम में नापते हैं और बटा में जो आयतन है, आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों देखा जाता है, तो ये हो जाएगा मीटर की घाते 3। अच्छा, जब मीटर की घाते 3, यहाँ 3 घात है, जब आप इसको ऊपर लेकर आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि
किसी भी धनात्मक घात को जब हम ऊपर लेकर आते हैं, हर से अंश में लेकर आते हैं, तो अगर वह घात धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाती है, अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी। तो अगर किलोग्राम बटा मीटर क्यूब है, तो अगर हम यहाँ लिखेंगे किलोग्राम और मीटर क्यूब को जब ऊपर लेकर आएंगे तो ये प्लस में है, ऊपर आते ही ये क्या हो जाएगा, किलो ऊपर क्या हो जाएगा, मीटर -3, तो किलोग्राम मीटर -3। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होना चाहिए? यहाँ ग्राम मीटर है, किलोग्राम, यानी ये आपका जो पहला विकल्प दिया गया है ये आपका सही है। ठीक है। और इसी प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन है अंगा वाला। आपका अंगा नंबर वाला सवाल है, किसी वस्तु का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में पैमाना क्या होगा? अब आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। एक है 98 फ़ारेनहाइट, दूसरा है आपका 98.5 फ़ारेनहाइट, तीसरा है 98.6 फ़ारेनहाइट और चौथा है 100 फ़ारेनहाइट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है। एक इसका पैमाना आता है C/5 बराबर F-32/9। जब आप इसको हल करेंगे तो हमको क्या करना है, हमको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस कितना आपका 37 डिग्री सेल्सियस का मान कितना है, 37 है, तो 37/5 बराबर F-32/9। हमको क्या निकालना, इसी आपको निकालना है। तो इसको पक्षांतर करिए तो ये हो जाएगा 37/5, ये भागे 9 यहाँ गया तो गुणे 9 बराबर क्या हो जाएगा F-32। अच्छा ठीक है, तो इनका गुणा कर दीजिए। 9 सत्ते ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, तो 63 के 3 हासिल लगा 6 और 9 तियाँ 27 और 27 और 6 333/5 और ये -32 यहाँ गया तो +32 हो जाएगा बराबर क्या हो गया F। जब आप इसको टोटल हल करेंगे तो हल करने पे कितना फ़ारेनहाइट आएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट आएगा। तो यानी इसका जवाब आपका सही कौन सा होगा, ये 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल है, आपका अगला प्रश्न है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु तथा 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक दूसरी वस्तु के बीच की दूरी 5 मीटर है तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करें, जिसमें कैपिटल जी का मान आपको दिया गया है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 वस्तु है, एक वस्तु यह है और एक वस्तु ये है, ये है। इसका जो द्रव्यमान है वो 10 kg बताया जा रहा है और इसका द्रव्यमान जो है वो 20 kg बताया जा रहा है। 2 वस्तु है 10 किलोग्राम 20, एक दूसरे से सवाल में बताया जा रहा है कि 5 मीटर की दूरी पर भी है। तो 2 वस्तु जब एक दूसरे से, 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर रहते हैं तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर आपको मालूम होना चाहिए बराबर क्या होता है, G m1m2/r²। तो यहाँ पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा कैपिटल G m1m2/r²। अब यहाँ पर कैपिटल G का मान सवाल में आपको दिया गया है 6.67 × 10⁻11 × m1। तो ये आपका m1 है, ये आपका क्या है m2 है। तो पहला द्रव्यमान आपको दिया गया है 10 kg और m2 आपका दूसरा द्रव्यमान कितना है 20 kg और बटे r²। तो r का मतलब रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मतलब दूरी, तो दूरी यहाँ पर दी गई है 5 मीटर। तो जब r का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर मतलब 2 बार 5 का गुणा, यही मतलब होता है स्क्वायर का कि किसी संख्या का स्क्वायर का मतलब उसी संख्या का 2 बार आपस में गुणा कर दीजिए। तो ये हो गया 5 × 5। अच्छा जब इसको हल करेंगे तो देखिए 5 चौका 20 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा आपका 6.67
गुणे 10 की घाते -11 और गुणे 4 दूना 8। तो इसको पूरा हल करेंगे तो क्या आएगा, 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5 और 8 छक 48, 49 50 के 53 के 3 हासिल 5, 8 छक 48, 48 और 5 कितना होगा 53। तो 53.36 गुणे 10 की घाते -11 क्या हो जाएगा न्यूटन। तो अब यहाँ जवाब तो यानी एफ का मान कितना आ रहा है, एफ का मान इतना आ रहा है। तो अभी देखिए कि यह जवाब कहाँ है। पहला विकल्प जैसे दिया गया है 53.3, तो 53.3 यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। तो 53.3 तो कहीं नहीं, तो अर्थात इनमें से कोई नहीं वाला जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। आपका जवाब क्या होगा 53.36 गुणे 10 की घाते -11 न्यूटन। इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल है कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए से बी की ओर जाती है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए यदि ए व बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर हो तो। अब आपके सामने 4 विकल्प भी दिए गए हैं, तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि औसत चाल बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी या कुल तय की गई दूरी अब बटा होता है कुल समय, दूरी को तय करने में जितना समय लगता है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि कोई कार है, ई जो है एक ठो कार बनाई दे रहे हैं, ई कार है, ठीक है ना, उल्टा बन गया का, चलिए ई कार है, ये अभी ए है स्टेशन इलाहाबाद और ये बी है बनारस, ये आजमगढ़ है, ये बनारस है। अब ये देखिए इनका बीच का दूरी कितना है 300 किलोमीटर। तो कोई कार है 300 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा है। तो अब ये देखिए कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहले कार जो है 50 किलोमीटर की रफ्तार से चली। तो आप इतना बताइए कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चल रही है। तो जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलेगी तो 300 किलोमीटर की दूरी कितना समय में तय करेगी। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 300 किलोमीटर की दूरी यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार का मतलब होता है कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर। तो जब 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है तो लगभग उसको 6 घंटा लगेगा 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। तो पहला जाने में कुल समय कितना लगेगा उसको 6 घंटा प्लस, अच्छा वहाँ से अगर वापस आ रही है कार, अगर कार वापस आ रही है तो वापस आने में उसको कितना समय लग सकता है। यहाँ से 50 की रफ्तार से गई है और जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आएगी तो भाई वापस आते समय तो गाड़ी तेज़ चल रही है, गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बढ़ा कर आ रही है। तो अब ये देखिए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आने का यही मतलब होता है कि कार जो है 1 घंटे में 60 किलोमीटर की रफ्तार को तय की है। तो अगर कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की रफ्तार तय करेगी तो 300 किलोमीटर की रफ्तार को तय करने में कितना समय लगेगा। मेरी समझ से लगभग 6-25 यानी 5 घंटे का समय लगेगा। तो आप कह सकते हैं कि साहब 5 घंटा में कार जो है बनारस से आजमगढ़ यानी बी से ए की ओर आ जाएगी। तो समय तो ये लगा 6-5 11 घंटे का। अच्छा, कुल तय की गई दूरी क्या है। तो कार 300 किलोमीटर की दूरी गई है और फिर 300 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस भी आई है। तो मिला जुला के 300 जाना और 300 आना कितना उसको दूरी पड़ गया 600 किलोमीटर का।
तो अर्थात औसत चाल अगर पूरा हम निकालेंगे क्या हो जाएगा, 600/11 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या हो जाएगी, उसकी चाल हो जाएगी। 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 600/11 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम भाग देना चाहें तो 11 × 5 = 55 हो गया, फिर 11 × 4 = 44, तो 6 बटा यानी 54 सही 6/11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कार की जो औसत चाल हो जाएगी वो 54 सही 6/11 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 600/11 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल होगी। अब ये जो सामने आपके विकल्प दिया गया 300/12, 300/11, 400/9 किलोमीटर प्रति घंटा और लिखा इनमें से कोई नहीं, तो आपका जवाब कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए ठीक है बच्चों, अब इससे अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके अगला जो मॉडल पेपर होगा लगभग आपको 40 से 50 क्वेश्चन बताए जाएंगे और आप लोग पूरी तरह से अपना तैयारी कर लीजिए। लगभग आपसे 40 से 50 क्वेश्चन बताए जाएंगे और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करिएगा, बिल्कुल भी लाइक मत करिएगा। हाँ, इसको शेयर कर दीजिएगा, शेयर इसको कर दीजिएगा ताकि और भी जो बच्चे हैं तैयारी 9th की कर रहे हैं तो उनको ये महत्वपूर्ण सवालें मिलेंगी तो उनके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद और इसका नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। आप लोग बराबर साइट को चेक करते रहिएगा। चलो ठीक बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।